गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं एसएसटी के एक और चैप्टर को, और हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 अर्थशास्त्र के अध्याय 2 को, जो कि है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारा, और बहुत ही अच्छा होने वाला है। भला क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक का जो नोट्स है उससे बताया जा रहा है, इस चैप्टर को उससे पढ़ाया जा रहा है। तो एकदम पॉइंट वाइज सारे चीज़ों को बताया जाएगा। बहुत अच्छे डेफिनेशंस यहाँ पर तुम्हें मिलेंगे। यदि तुम पूरे चैप्टर को पढ़ते हो तो लगभग सारे क्वेश्चन आंसर एग्जाम में भी तुम कर पाओगे। चलो हम लोग देखते हैं। हाँ, वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देखो, 1.5x फास्ट करके देखोगे तो वीडियो तुम्हारा जल्दी समाप्त हो जाएगा। और इसी के साथ यदि तुम नोट्स को खरीदना चाहते हो तो वो भी खरीद सकते हो, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सबसे पहला चीज जो हमें पढ़ना है कि भाई आर्थिक गतिविधि क्या होता है। तो आर्थिक गतिविधि वर्ड आ रहा है आर्थिक से, और आर्थिक वर्ड जहां भी है इसका मतलब पैसे से रिलेशन है। जी हाँ, यहाँ पर पैसे से रिलेटेड जो भी गतिविधियां होगी उसे हम लोग आर्थिक गतिविधि कहेंगे। लेकिन मैंने क्या बताया, बहुत बेहतरीन ढंग से इसको हम लोग क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे, ताकि कोई भी दिक्कत तुम्हें एग्जाम में ना हो। तो वे सारे कार्य, इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं आर्थिक गतिविधि को? तो वे सारे कार्य जिसको करके हमारे जीवन को चलाने के लिए धन या पैसा मिलता है उसे हम आर्थिक गतिविधि कहते हैं। यानी हम बहुत सारी गतिविधियां अपने जीवन में करते हैं, बिल्कुल करते हैं, जैसे कि खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, सोते हैं, घूमते हैं, लेकिन बहुत सारे काम भी करते हैं। और ये काम क्यों करते हैं? पैसे के लिए करते हैं। तो वे सारे कार्य जो हम लोग पैसों के लिए करते हैं उससे हम लोग क्या कहेंगे? आर्थिक गतिविधि। गतिविधि समझते हो ना? गतिविधि मतलब वो सारे क्रियाकलाप, वो सारे कार्य। जैसे अभी मैं जो यहाँ पर क्रियाकलाप कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, तुम्हें पढ़ाने का काम कर रहा हूं, तुम्हें एक सेवा दे रहा हूं मैं, तो ये क्या है? यह एक आर्थिक गतिविधि है। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो कुछ पैसे मुझे मिलेंगे, जिससे कि मेरी रोजी रोटी चलेगी, मेरा खाना पीना चलेगा। समझ रहे हो बात को? या फिर एक और परिभाषा तुम लिख सकते हो, वे सारे क्रियाकलाप जो पैसे से संबंधित हैं। यानी वे सारे कार्य जो हम कर रहे हैं, वे सारे क्रियाकलाप जो कर रहे हैं, वे सारी गतिविधि जो कर रहे हैं, कुछ भी यहां लिख सकते हैं अपनी भाषा में, जो कि किससे रिलेटेड है? पैसे से संबंधित है, उसे हम आर्थिक गतिविधि कहेंगे। अब जैसे कौन कौन से आर्थिक गतिविधि है, तो दो प्रकार से यहां पर हम लोग को पढ़ना है। पहले है वस्तुओं का उत्पादन, और दूसरा है सेवा प्रदान करना। अब ये सेवा प्रदान, जैसे मैंने अभी बताया ना कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं तुम्हें सेवा प्रदान कर रहा हूं। तुम जो भी मोबाइल चला रहे हो उसमें तुम इंटरनेट से मोबाइल चला रहे हो, तो इंटरनेट जो तुम्हें दिया जा रहा है वह क्या है? सेवा तुम्हें दिया जा रहा है, जो किसी न किसी कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है। तो वो कंपनी का मालिक क्या चाहता है? पैसे कमाना चाहता है, धन अर्जित करना चाहता है, जिससे कि वो अपनी जीवनी को चला सके, और इसलिए वो तुम्हें सेवा दे रहा है। समझ रहे हो? अब वस्तुओं का उत्पादन तो तुम समझते ही होगे भाई, जितनी भी चीज अगल बगल ऊपर नीचे जो भी चीज देख रहे हो वो कैसे बन रहा है? कहीं ना कहीं उसका उत्पादन हो रहा है। इस घर, इस रूम में यदि देखें तो मेरे सामने घड़ी है, एसी है, दरवाजा है, सीमेंट का दीवार है, इसी में ईंटें लगी हुई हैं, कंप्यूटर है, पेन है, ये सब क्या अपने आप से आ रही हैं? नहीं, इनका उत्पादन किया जा रहा है। तो वस्तुओं का उत्पादन करके भी हम लोग पैसे को अर्जित करते हैं, सेवाओं को देकर भी हम लोग पैसे अर्जित करते हैं, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया। अब आ जाता है यहाँ पर क्षेत्रक। क्षेत्रक मतलब क्षेत्र। कौन कौन से यहाँ पर क्षेत्र है? हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। मतलब जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको किन क्षेत्रकों में बांटा जा सकता है? तो जब हम कुछ मानदंडों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को अलग अलग समूह में बांटते हैं तो उन समूहों को क्षेत्रक कहते हैं। देखो, एनसीईआरटी पढ़ना
और नोट्स से पढ़ना कितना अंतर होता है। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ जूम करके तो और अच्छा से दिखेगा। नोट्स में डायरेक्ट तुमको क्षेत्रक का परिभाषा ही बता दिया गया है। यदि तुमसे एग्जाम में पूछता है कि क्षेत्रक से क्या मतलब है, क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, तो इसे तुम यदि लिख दो तो पूरा नंबर तुम्हें आ जाएगा। एकदम बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से गोल मटोल क्या बनाए गए हैं, सारे परिभाषाएं बनाई गई हैं तुम्हारे लिए। तो जब हम कुछ मानदंडों के आधार पर, अब कुछ मानदंड क्या है, मतलब कुछ क्राइटेरिया को लेकर के आर्थिक गतिविधि को अलग अलग समूह में बांटते हैं, मतलब आर्थिक गतिविधि का विभाजन करते हैं, इसे ग्रुपिंग करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसे ही या फिर उन समूहों को ही हम लोग क्षेत्रक कहते हैं। तो आर्थिक कार्यों को हम लोग 3 क्षेत्रक में बांट सकते हैं। इसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक भी हम लोग कहते हैं। तो जो आर्थिक गतिविधि है वही अर्थव्यवस्था में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। कौन कौन है? सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्रक। एकदम याद करते जाओ, ये सारे एकदम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे से इनको पढ़ाया जा रहा है तुम्हें। इसको नोट्स बना सकते हो, और यदि मन है नोट्स खरीदने का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, खरीद भी सकते हो। बोलोगे सर आप बार बार अपना बेचने ही का प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई, खाना पीना कैसे चलेगा मास्टर साहब का, ये भी कभी सोचा है तुमने? सिर्फ अपना फायदा देखते हो, क्या देखना। तो प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक, और तीसरा क्या है, तृतीयक क्षेत्रक। तो 3 क्षेत्रों में यहां पर बांटा गया है आर्थिक कार्यों को। या भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था को हम लोग 3 क्षेत्रक में बांट रहे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और यहां से ही हम इन चीजों को याद भी कर सकते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्रक है वह कृषि एवं सहायक क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। VVI ये सारा क्वेश्चन है। जो द्वितीय क्षेत्रक है उसे औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से भी जानते हैं और उसी से रिलेटेड है। और तृतीय क्षेत्रक वह सेवा क्षेत्रक के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारे बन गए। या इसका इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कृषि एवं सहायक क्षेत्रक किस क्षेत्रक को कहेंगे, तो प्राथमिक क्षेत्रक को। औद्योगिक क्षेत्रक किससे रिलेशन है, तो द्वितीय क्षेत्रक से। और सेवा क्षेत्रक किससे रिलेशन है, तो तृतीय क्षेत्रक से। अब ये पूरा तरीका से समझ में आया? नहीं आया होगा, क्योंकि अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, तब जाकर के सब एकदम दिमाग में बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो चलो हम लोग प्राथमिक क्षेत्रक को देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत कौन कौन से क्रियाकलाप आते हैं। यानी कि तुम प्राथमिक क्षेत्र, तुम तो अभी बच्चे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अगल बगल जो लोग रह रहे हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, जो पैसे कमाने वाले कार्य से जुड़े हुए हैं, आखिर वो किस क्षेत्रक से संबंधित हैं, ये तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा। तो सबसे पहला है हमारा प्राथमिक क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्रक का मतलब है ऐसे कार्य जो प्राकृतिक रूप से जुड़ा हुआ है, यानी कि वैसा क्षेत्रक जो डायरेक्ट हम लोग प्रकृति से जुड़ करके उस कार्य को कर रहे हैं। जैसे कि खेती हो गया तुम्हारा, वह क्या है, प्राथमिक क्षेत्रक में अंतर्गत आता है। मुख्य रूप से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका बहुत बड़ा भाग प्राथमिक क्षेत्र में काम करता है। यानी डायरेक्टली वो किस चीज से जुड़ा हुआ है, अपने प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और वहां से डायरेक्ट चीजों का उत्पादन करता है। जैसे खेती में हम लोग किससे जुड़े हुए हैं भाई, प्रकृति से जुड़े हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, और भी चीजें हैं। अभी रुको जरा, ठहरो, यहाँ देखना। इस क्षेत्र में कृषि और कृषि से संबंधित व्यवसाय आता है। तो यहां से भी तुम्हें एकदम सब पॉइंट्स याद करना। देखो हर एक पॉइंट्स जो यहाँ पर बताया जा रहा है एकदम तुम्हारे काम का है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके पूछ सकता है। देख लो एक क्वेश्चन यहां ही बन गया कि इस क्षेत्र में कौन कौन से कार्य आएंगे, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो कृषि क्या है, हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि से संबंधित व्यवसाय, अब कृषि से संबंधित कौन कौन से व्यवसाय जुड़े हुए हैं, जैसे पशुपालन। पशुपालन जो है वह कृषि से संबंधित व्यवसाय माना जाता है। ये भी प्राकृतिक रूप से प्रकृति से ही जुड़ा हुआ काम है। पशुपालन में क्या होगा, हम लोग विभिन्न प्रकार के पशुओं को पालेंगे, जो कि क्या हैं,
प्रकृति के भाग हैं भाई, और उनको पाल करके फिर हम लोग धन अर्जित करेंगे और अपनी जीविका को चलाएंगे। मत्स्य पालन हो गया, रेशम उत्पादन हो गया, वन संसाधन हो गया, खनन और खनिज उत्पाद जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लौह अयस्क आदि का खनन से संबंधित प्राकृतिक संसाधनों की गतिविधियां सब किसमें शामिल हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र को ही हम लोग कृषि एवं सहायक क्षेत्र के रूप में जानते हैं। याद है ना ये चीज जो मैंने बताया था? तो अब इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं? तो जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। अब जैसे कि मैंने क्या बोला, गाय बैल पाल रहे हैं तो वो तो प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं ना, और उनसे फिर दूध का उत्पादन किया जा रहा है। मधुमक्खी पाल करके मधु का उत्पादन किया जा रहा है, मछली पाल करके मांस का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए चीज हैं, और उनसे जब वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या गया देख लो, पशुपालन हो गया, मत्स्य उत्पादन हो गया, रेशम उत्पादन। अब ये जो रेशम उत्पादन हो रहा है वह किससे प्राप्त हो रहा है? तो प्राकृतिक स्रोत से। कैसे? तो रेशम के कीड़ों को पाल करके रेशम का निर्माण किया जा रहा है। तो रेशम के कीड़े कहाँ से आ रहे हैं? प्रकृति से ही तो आ रहे हैं, प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये क्या हो गया? हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। वन संसाधन से जितने भी उत्पाद हम प्राप्त कर रहे हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। खनन एवं खनिज का जो उत्पादन कर रहे हैं, भाई खनिज क्या है? प्राकृतिक संपदा है ना, तो वो क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। समझ में आ गया? अब चलो, नया क्वेश्चन ये है कि कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में क्यों रखा गया है? कितना आसान सा क्वेश्चन है। कृषि हम लोग कैसे कर रहे हैं भाई? प्रकृति के चीजों का उपयोग करके, प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके कृषि कर रहे हैं, अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, तो वो उसको किस क्षेत्र में रखेंगे? प्राथमिक क्षेत्र में ही तो रखेंगे। तो इसका उत्तर भी यहाँ पर है, क्योंकि कृषि में हम प्राकृतिक संसाधन, जल क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। हवा, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश क्या है भाई? सब प्राकृतिक संसाधन है, और डायरेक्टली प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके विभिन्न उत्पाद प्राप्त करते हैं, इसीलिए हम उसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। अब तुम्हें कृषि में लगता होगा कि सिर्फ खाद्यान्न को उगाते हैं, अनाज को उगाते हैं, तिलहन को उगाते हैं, दलहन को उगाते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो कपास हम लोग उगा रहे हैं, कपास भी कहाँ से आ रहा है? प्राथमिक क्षेत्र से ही आ रहा है, क्योंकि कपास भी कृषि से आ रहा है। ये सब समझ पा रहे हो ना? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र क्यों कहते हैं? ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब यहां से तुम्हें याद भी हो रहा होगा, बार बार जब एक ही चीज मैं बता रहा हूं कि भाई इसे कृषि सहायक क्षेत्र कहते हैं, कृषि सहायक क्षेत्र कहते हैं, तो तुम्हें याद तो हो रहा होगा ना? तो एक लाइक भी कर दो यार। यहां देखना, तो प्राथमिक क्षेत्र के बहुत सारे उत्पाद हमें कृषि, डेयरी, वन इत्यादि से मिलते हैं, इसलिए इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहते हैं। बस सिंपल सा बात है कि ये जो उत्पाद मिल रहे हैं वो कृषि से रिलेटेड है और उसी से संबंधित चीजों से मिल रहे हैं, इसलिए हम लोग कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहते हैं। सिंपल सा बात है। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन को लिखें तो कृषि उत्पाद क्या हो गया? अनाज, कपास, जूट, गन्ना, ये सब कृषि उत्पाद है। वन उत्पाद क्या हो गया? लकड़ी। अन्य उत्पाद क्या हो गया? खनिज, अयस्क, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद हैं। अब यदि गन्ना से हम लोग चीनी बनाते हैं, गन्ना से क्या बनाएंगे? चीनी। दूसरा, कपास से हम लोग क्या बनाएंगे? कपड़े बनाएंगे। ये जो खनिज है इसका उपयोग करके बहुत सारे, मान लो कि कार बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, या कुछ और चीज बनाते हैं। तो अब ये जो उत्पादन हो गया ये फिर द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्वितीयक क्षेत्र। ये जो मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूं, तो ये सारे जो है प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन है, लेकिन जब इन उत्पादों का उपयोग करके हम लोग और नई नई सामग्रियों को जब बनाएंगे तो वो द्वितीयक उत्पादक क्षेत्र में आ जाएगा। चलो तो उसी को पढ़ के बता दे रहा हूं। तो वस्तुओं के निर्माण को हम द्वितीयक क्षेत्र में रखते हैं। अब वस्तु का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है जरा देख लेते हैं।
जैसे कपास है तो उससे कपड़ों का निर्माण हो रहा है, खनिज है उससे विभिन्न प्रकार के सामग्री का निर्माण हो रहा है, कार है, और मतलब कार तो एक उदाहरण बता दिए ना, लाखों लाख सामान है जो कि खनिज से ही बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ये जो उत्पादन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, ये आ गया द्वितीय क्षेत्रक हमारा। तो वस्तुओं के निर्माण को हम द्वितीय क्षेत्रक में रखते हैं। यहाँ इसको भी याद कर सकते हो, इस पॉइंट को भी, कि द्वितीय क्षेत्रक किसे कहते हैं, जिसमें वस्तुओं का निर्माण होता है। बस सिंपल सा बात याद कर सकते हो। इसे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। अब तुम बता सकते हो क्या कि इसको औद्योगिक क्षेत्रक के रूप में क्यों जाना जाएगा? क्योंकि इसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करेंगे और उससे अन्य प्रकार के सामान को बनाते हैं, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र कहेंगे। जैसे जो जो चीजें मैं बता रहा हूं यहाँ, इनका जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? उद्योगों में होता है। चीनी का उत्पादन कहाँ होगा? चीनी मिल में, मतलब चीनी उद्योग जहां पर होंगे। कपड़े का उत्पादन क्या होगा? कपड़े उद्योग में होगा। कार का उत्पादन क्या होगा? कार की फैक्ट्री में होगा। समझ में आ रहा है? यानी इनका जो उत्पादन है फिर उद्योगों में होता है, इस कारण से इसे औद्योगिक क्षेत्र कहेंगे। है आसान, बिल्कुल आसान है। क्या क्वेश्चन आ रही है? यहाँ दो क्वेश्चन बन गया तुम्हारा। देख लो, एक और क्वेश्चन आ गया। द्वितीय क्षेत्रक का दूसरा नाम क्या है? औद्योगिक क्षेत्रक है। एक और तीसरा क्वेश्चन आ गया, इसे औद्योगिक क्षेत्रक क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं ये तुम्हें पता चल गया। इस क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति जैसे उद्योग शामिल हैं। तो ये सारे उद्योग यहाँ पर शामिल हैं, मतलब सीधा समझो कि बहुत सारे जो उद्योग है वो यहाँ पर शामिल हैं, जिस कारण से इसे हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। अब इसका परिभाषा देख लेते हैं भाई। वह क्षेत्रक, थोड़ा सा इसको ऐसे छोटा कर देता हूं तो बड़ा सुंदर दिखेगा तुम्हें। तो परिभाषा क्या है? वह क्षेत्रक जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करके विभिन्न उद्योगों द्वारा नए वस्तुओं को बनाया जाता है। यानी प्राथमिक क्षेत्रक में जो वस्तुएं मिल रही हैं हमें, उनका उपयोग अब करेंगे और उससे और नई चीजों को बनाएंगे। किसके द्वारा? उद्योगों के मदद से। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? द्वितीय क्षेत्रक कहेंगे। नहीं अच्छा लगा परिभाषा? लो दूसरा परिभाषा भी देख लो। यह वह क्षेत्रक है जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है। तीन चीज लिखना है। प्राथमिक क्षेत्रक, यहाँ वर्ड आना चाहिए, उससे प्राप्त वस्तुओं को, यानी वो भी वर्ड आना चाहिए, और नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं, विनिर्माण करते हैं, ये सारा वर्ड आना चाहिए। तब तुम्हारा फुल मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। तो समझ गए द्वितीय क्षेत्रक भी। विनिर्माण क्या होता है ये तुम्हें लग रहा होगा कि विनिर्माण एक नया वर्ड क्या हो गया। तो जब कच्चे पदार्थों का उपयोग करके नए वस्तुओं को बनाया जाता है तो इसे विनिर्माण कहते हैं। यह कारखाना में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है। जैसे मोम से मोमबत्ती बना रहे हैं तो घर में ही बना रहे हैं, तो ये वस्तु ही तो माना जाएगा ना। जैसे मान लो लकड़ी को लेकर के बहुत सारे फर्नीचर बना दिया जाए तो ये घर में हो सकता है ना। अब चलो, जैसे कपास का उपयोग करके कपड़ा बनाना, ये भी घरों में भी हो सकता है। गन्ना से चीनी बनाना, गुड़ बनाना, मिट्टी से ईंट, फिर ईंट से घर बनाना, बहुत प्रकार का जो खनिज है उससे नए नए सामान का बनाना। ठीक है, तो ये ही क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र क्यों कहते हैं भाई? विनिर्माण मतलब किसी कच्चे पदार्थ का उपयोग करके हम लोग क्या कर रहे हैं? नए नए पदार्थों को बना रहे हैं, नए नए वस्तुओं को बना रहे हैं। यानी कि मुख्य रूप से उसको उद्योग में ही बनाया जाता है। घर में भी बनाया जाएगा, घरेलू उद्योग भी कहा जाएगा, लेकिन मेन तो वर्ड आ रहा है उद्योग। यानी उद्योग में क्या होता है, यदि तुमसे कोई पूछे तो कच्चे पदार्थों का उपयोग किया जाएगा और कच्चे पदार्थों का उपयोग करके नए नए वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा, तो उससे हम लोग उद्योग कहेंगे। तो यहां भी तो वही हो रहा है, इसलिए द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। देखा कितना अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे लिए लाया गया है।
द्वितीयक क्षेत्रक उद्योगों से जुड़ा हुआ है, मतलब इस क्षेत्रक में मुख्य रूप से उद्योग आते हैं। उद्योगों में ही कच्चे माल का उपयोग किया जाता है और उससे नए नए वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। सब चीज यहाँ लिख सकते हो तुम। मन कर रहा है तो ये भी लिख दो, और अच्छा बनाना है तो और सारी चीज भर भर के लिख दो, भर भर के नंबर आएगा। ठीक है। अब आ गया तृतीयक क्षेत्रक। तो जरा सोचो, मैंने शुरू में ही तुम्हें बताया, अभी जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, क्या ये मेरा आर्थिक कार्य है कि नहीं है? बिल्कुल ये मेरा आर्थिक कार्य है, क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ा करके तुम्हें सेवा दे करके कुछ पैसे मिलेंगे, जिससे खाऊंगा, कपड़े खरीदूंगा, अपने जीवन को चलाऊंगा। तो भाई मैं भी तो आर्थिक गतिविधि कर रहा हूं। मुझे किस क्षेत्र में रखना चाहिए? तो मुझे तृतीय क्षेत्र में, यहां पर, यानी कि जो शिक्षा हो गया वह क्या हो गया? तृतीय क्षेत्र में आ गया। इसी प्रकार से जो वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, जो इंजीनियर हो गए, जो सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं, वे सारे के सारे उनका कार्य किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में आएगा। इसी प्रकार से जो मैंने बताया इंटरनेट हो गया, वह क्या आ गया? तृतीय क्षेत्रक में ही आएगा। इन सबको सेवा क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि मैं कोई वस्तु का उत्पादन कर रहा हूं नहीं, कोई प्रकृति से चीजों को उत्पादन कर रहा हूं नहीं, मैं तुम्हें बस सेवा दे रहा हूं। ठीक है। जैसे नाई है, नाई क्या करेगा? कुछ उत्पादन कर रहा है नहीं, वो सेवा दे रहा है, तुम्हारे बालों को काटेगा। तो जो लोग सेवा में जुड़े हुए हैं, उन्हें हम लोग सेवा क्षेत्रक के नाम से जानेंगे, और ये तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आएगा। समझ में आ गया? यानी जो प्राथमिक द्वितीयक से अलग हो गया, वो सब क्या हो गया? सेवा क्षेत्रक हो गया। अरे तुम समझ रहे हो ना कि मैं भी काम कर रहा हूं यार, ऐसे ही मैं फ्री में बैठा हुआ थोड़े ना हूं, काम तो कुछ कर रहा हूं ना। समझ पा रहे हो बात को? तो तृतीयक क्षेत्रक है। तृतीय क्षेत्र में हम द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र में जो सेवाएं प्रदान करने की जरूरत होती है उसको रखते हैं। यानी तृतीय क्षेत्रक में द्वितीय क्षेत्र दोनों ही प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। तृतीयक और द्वितीय क्षेत्र दोनों किस पर निर्भर करेंगे? प्राथमिक क्षेत्र पर। ये सारी कुछ बातें बताई जा रही हैं। अब देखो, इस क्षेत्र में विभिन्न सेवाएं शामिल हैं जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों में के पूरक होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी कि ये जो तृतीय क्षेत्रक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक है उसमें कई बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इससे जुड़े हुए भी जो लोग हैं वे क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे मान लो सिक्योरिटी गार्ड है, वो किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्रक या द्वितीय क्षेत्रक में? बिल्कुल ये तृतीय क्षेत्रक में आएगा। तो क्या इसका कुछ उपयोग है? बिल्कुल भाई, यदि सुरक्षा गार्ड ना हो तो क्या हमारा काम चल सकता है? जो ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, यदि ये ना हो तो क्या प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक का काम बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो ये सेवा क्षेत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। वर्तमान में तृतीय क्षेत्र सबसे तीव्र गति से विकास करने वाला क्षेत्र है। अब देखो, इसके परिभाषा को देखते हैं हम लोग। वे सारी कौन सी गतिविधियां? आर्थिक गतिविधियां जो प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रक के विकास में मदद करती हैं, उसे तृतीय क्षेत्रक कहते हैं। तो ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है, और इसे हम लोग तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। या फिर एक और परिभाषा लिख सकते हो, तुम्हारी जो मर्जी वो लिख दो। यह क्षेत्रक प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्रक में आने वाली चीजों के उत्पादन में मदद करता है। यानी कि प्राथमिक जो क्षेत्रक है और द्वितीय क्षेत्रक है, इसमें चीजों का उत्पादन होता है या नहीं होता है? अभी तो बताया कि प्राथमिक क्षेत्रक में अनाज उगा रहे हैं, कपास उगा रहे हैं, दूध को हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, मधु का उत्पादन कर रहे हैं, फिर रेशम का उत्पादन कर रहे हैं। द्वितीय क्षेत्रक में तो हजारों क्या लाखों चीज है जो कि उत्पादित हो रहा है। तो इन दोनों को मदद करने के लिए कौन है हमारे पास? तृतीय क्षेत्रक है। जैसे परिवहन, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार। यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं, देख रहे हो ना, इनके बिना प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक क्या विकास कर पाएंगे? तो आंसर है नहीं, उनका विकास नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। और
तो ये रहा हमारा तृतीय क्षेत्रक। इसमें परिवहन आ जाएगा, संचार आएगा, बैंक सेवा, व्यापार। इसको क्यों पढ़ा रहे हैं सर? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि परिवहन किस क्षेत्रक से जुड़ा है, संचार, बैंक सेवा और व्यापार किस क्षेत्रक से जुड़ा हुआ है। क्या आंसर दे सकते हो? यस, ये तृतीय क्षेत्रक से जुड़ा हुआ है। देखा तुमने? मजा आ रहा है पढ़ने में? अरे एक लाइक कर दो भाई, मजा आ रहा है तो, ठीक है, और नहीं मजा आ रहा है तो डिसलाइक मत करना। चलो, इस सेवा क्षेत्रक, इसे सेवा क्षेत्रक क्यों कहते हैं? अभी तो तुमने देखा कि इस क्षेत्रक में वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता है, बल्कि वस्तुओं के उत्पादन के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे परिवहन, संचार और भी बहुत सारी सेवाएं, इसलिए इसे सेवा क्षेत्रक कहते हैं। अब देखना, अब ये बात यहां से हमें याद करना है कि तृतीय क्षेत्रक में आने वाली कौन कौन सेवाएं हैं। बहुत सारी सेवाएं हैं जो कि तुम जानते भी नहीं होगे, और तुम्हें लगता है कि वो कौन क्षेत्रक में आएगा सर? तो ये देखिए, वो इस क्षेत्रक में आएगा सर। पहला क्या है? उत्पादन में सहायक सेवा, परिवहन, बैंक सेवा, संचार, व्यापार, ये सब किस में आ जाएंगे? उत्पादन में सहायक होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल, इनके बिना उत्पादन संभव नहीं है। कुछ अन्य आवश्यक सेवा जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक, धोबी, नाई, मोची, व्यक्तिगत सेवा ये प्रदान कर रहे हैं, जैसे मैं तुम्हें सेवा दे रहा हूं बच्चा लोग, है ना। कुछ नवीन सेवा जैसे इंटरनेट हो गया, एटीएम हो गया, ठीक है, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। समझ में आ रहा है ये सारा चीज? तो अब हम लोगों ने प्राथमिक क्षेत्रक पढ़ लिया है, द्वितीय क्षेत्रक पढ़ लिया है, तृतीय क्षेत्रक पढ़ लिया है। तो क्या इसमें तुम अंतर कर सकते हो? देखो कितना आसान है इसमें अंतर करना। तो प्राथमिक क्षेत्रक यदि हम लोग देखें, प्राथमिक क्षेत्रक में क्या लिख सकते हैं कि इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से जानते हैं, और तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक के नाम से जानते हैं। हो गया पहला डिफरेंस, बिल्कुल आसान है। प्राथमिक क्षेत्रक में हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसके द्वारा वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो यह क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्रक, प्राकृतिक संसाधनों द्वारा। लेकिन द्वितीय क्षेत्रक में जो कच्चे पदार्थ है वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये हम प्राथमिक क्षेत्र के जो पदार्थ हैं उसको उपयोग करते हैं और उसके द्वारा नए नए वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उद्योगों के द्वारा, विनिर्माण के द्वारा। लेकिन तृतीय क्षेत्र में हम कोई भी वस्तु निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि वे सारी गतिविधियां जो कि प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है, उसे हम लोग तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब इस क्षेत्रक, ये जो प्राथमिक क्षेत्रक है, ये कृषि और कृषि से संबंधित व्यवसाय, वन संसाधन, खनन और खनिज इसमें क्या है? शामिल है। मतलब क्या, हम लोग यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। तो जो तुम्हारा द्वितीय क्षेत्रक है वह विनिर्माण, निर्माण, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। और परिवहन, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार और बहुत बहुत ऐसी सेवाएं जो कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को सहायता दें, वे तृतीय क्षेत्रक में आते हैं। कोई दिक्कत हो रहा है बताओ? नहीं। तो अब देखो तीनों क्षेत्रकों की तुलना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों क्षेत्रकों की क्या तुलना हम देख सकते हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं की गणना कैसे की जाती है, ये तीनों क्षेत्रकों की तुलना में आगे का टॉपिक है। पहला क्वेश्चन यही है हमारा। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और ये है तीनों क्षेत्रकों की तुलना। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से अब हम देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं की गणना कैसे की जाती है। प्रत्येक जो क्षेत्रक है उसमें जो अलग अलग वस्तु हैं और सेवाओं का गणना हम कैसे करते हैं। तो अर्थशास्त्रों में वस्तुओं के बजाय उसके मूल्यों की गणना की जाती है। ये बात हमें याद रखना है कि अर्थशास्त्र में हम लोग वस्तुओं की गणना नहीं करते, बल्कि उनके मूल्यों की गणना करते हैं, और वो भी एक खास तरीके से किया जाता है। कैसे? तो अंतिम मूल्य, अंतिम जो उत्पाद हमारा बनता है उसके मूल्यों की हम लोग गणना करते हैं। जैसे बोलो, इसमें क्या बोलता है,
उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु की गणना नहीं की जाती, बल्कि क्या बोल रहा है कि अंतिम रूप से जो तैयार वस्तु है या सेवा है उसके मूल्य को जोड़ा जाता है। अब ये कैसे होगा, ये देखो जरा सा उदाहरण यहां पर बता रहा है। ये अंतिम रूप से तैयार माल के मूल्य को जोड़ने के लिए बोल रहा है। ये कैसे होगा, तो उदाहरण में बोल रहा है जैसे गेहूं से हमें क्या बनाना है, बिस्किट बनाना है। तो क्या यहां पर मैंने गेहूं रख दिया और इससे सीधे बिस्कुट बन जाएगा, बिस्कुट? तो आंसर है नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता। इसके गेहूं से बिस्किट बनाने के लिए बहुत अलग अलग स्टेप्स हमारे को स्टेप्स में जाना पड़ेगा, मतलब अलग अलग चरण हैं। उन चरणों को पार करेंगे तब जाके बिस्कुट का निर्माण होगा। जैसे कि यहां देख सकते हो, मैं देख रहा हूं यहां पर लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, चलो कोई बात नहीं है। तो गेहूं से यदि बिस्कुट बनाना है तो सबसे पहला क्या करोगे, गेहूं को हम लोग क्या करेंगे, पिसाई करेंगे। तो गेहूं को यदि पिसा कर आटा बनाया जाएगा तो उसमें पैसा लगेगा या नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। फिर जो आटा बनेगा उसमें हम लोग चीनी डालेंगे और भी फ्लेवर्स डालेंगे। फिर उसको क्या किया जाएगा, सिकाई का काम किया जाएगा, और फिर जाकर के हमारे पास क्या उत्पादन होगा, बिस्कुट का उत्पादन होगा। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट बताया, इसमें कई स्टेप्स और आएंगे जिससे जाकर के अंतिम उत्पाद क्या होगा, बिस्कुट उत्पाद होगा। तो यहां देखोगे कि गेहूं से लेकर बिस्कुट बनने में प्रत्येक स्टेप में कुछ न कुछ यहाँ पैसा लग रहा है, कुछ न कुछ यहाँ सेवाएं लग रही हैं। तो क्या इन सब के दाम को जोड़ेंगे अलग अलग या सिर्फ बिस्कुट के दाम को ही जोड़ लेंगे, तो आंसर है यस, इसी के दाम को जोड़ लेंगे और इसका जो दाम होगा उसमें ये सारे चीजों के दाम आ जाएंगे, अपने आप ही आ जाएंगे। अरे ऐसा तुमने देखा है ना दुकान, कि तुम दुकान में जाओगे तो वहां तुमने एक समोसा लिया और तुम्हें 10 रुपया लग रहा है, तो तुम सिर्फ 10 रुपया दोगे, एक समोसा लोगे और आ जाओगे। क्या दुकानदार तुमसे आटा का, तेल का, मैदा का, आलू का, नमक का, प्याज का, मिर्ची का, लहसुन का, इन सब का पैसा बोलता है कि अलग अलग दीजिए? नहीं, वो ऐसा नहीं बोलता। वो सीधे बोलेगा कि मुझे आप 10 रुपया दीजिए, एक समोसा लीजिए और घर जाइए। यानी हम लोग अंतिम उत्पाद की बात करते हैं। तो वही यहाँ पर उदाहरण बोला कि गेहूं से जब हम लोग बिस्किट बनाते हैं या अन्य चीज़ों से मान लो कि समोसा बना रहे हैं, तो इसमें हर एक स्टेप पर मूल्य की गणना हम नहीं करते, बल्कि अंतिम रूप से जो उत्पाद हमारा बनता है उसमें जितना लागत लगता है बस उसे ही जोड़ा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से हम वस्तुओं का मूल्य को निर्धारित करते हैं। अब यहां से आ जाएगा हमारा जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। VBI क्वेश्चन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है परिभाषा, किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में एक खास देश होना चाहिए और एक खास ईयर होना चाहिए, जैसे 23-24 हो गया, 24-25 एक वर्ष होना चाहिए। उत्पादित सभी वस्तुओं का अंतिम मूल्य और मतलब उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। यानी सभी वस्तु और जो सेवाएं होंगी उनका जो अंतिम रूप से प्राइस होगा उसको हम लोग, अंतिम रूप से जो मूल्य होगा, प्राइस होगा, उसे हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। क्या क्या पॉइंट हमें याद करना है, जीडीपी इसको बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चीजों की गणना नहीं करते, बल्कि यहाँ पर हम लोग मूल्य की गणना करते हैं। किसके मूल्य की, तो अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं के मूल्य की और सेवाओं के मूल्य की। सारे वस्तु और सारे सेवाओं का जितना मूल्य होगा एक खास वर्ष में, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे, जीडीपी बोलेंगे। देखा कितना आसान था ये। यदि हम लोग तोड़ तोड़ के इसको याद करना चाहो तो बहुत आसानी से याद हो सकता है कि किसी एक खास वर्ष में अंतिम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य, टोटल मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद यह दिखाता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, किस प्रकार की है। समझ गए,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो एकदम रट लेना है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो भाई क्या करोगे, नहीं समझ में आएगा तो रटोगे ही ना। अब भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन तो कौन करता है, इसके बारे में एक टिप्पणी लिखे। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये देखो, यह केंद्र सरकार के मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। यह मंत्रालय सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के सभी सरकारी विभागों की मदद से आंकड़ा प्राप्त करता है। यानी कि जो राज्य सरकारें हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पर जितने भी तुम्हारे सरकारी दफ्तर है, विभाग है, उनसे वह क्या प्राप्त करेगा, आंकड़ा प्राप्त करेगा। और इस प्रकार जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है। ये हो गया हमारा भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन, तो ये दो जो टॉपिक मैंने बताया एकदम वीवीआई टॉपिक है, उसको एकदम हमें याद कर लेना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। किस प्रकार से प्रारंभ में जो लोग थे वो ज्यादातर किस चीज से जुड़े होते थे, कृषि से जुड़े होते थे, खेती से जुड़े होते थे, या फिर कहें कि प्राथमिक क्षेत्र से ज्यादा लोग जुड़े होते थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, लोग फिर क्या हो रहा है, वो इस क्षेत्रक में मतलब द्वितीय क्षेत्रक में भी अब ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, और उसके बाद तृतीय क्षेत्रक का भी विकास देखा जा रहा है। तो क्या बातें लिख रहा है, भारत एक विकासशील देश है। देखो हमें स्प्रिंट हुआ है, भारत क्या एक विकासशील देश है। और प्रारंभ में भारत में भी देखोगे लोग किस चीज से जुड़े थे, प्राथमिक क्षेत्रक से ही जुड़े हुए थे। या अन्य देशों की बात करें तो भी तुम देखोगे कि काफी लोग प्राथमिक क्षेत्रक से शुरुआत में जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे जैसे नई तकनीकों का खोज हुआ, कल कारखाने खुलना शुरू हो गए, लोग द्वितीय क्षेत्रक से जुड़ना शुरू हो गए। और अब पिछले 100 वर्षों में देखोगे कि जो भी विकासशील देश है उसमें सेवा में वृद्धि हुई है। यानी कि सेवा क्षेत्र में ज्यादा लोग जुड़ना शुरू कर दिए हैं, यानी तृतीय क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास हुआ है। अब उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, पिछले कई दशकों में भारत में यदि बात करें तो तृतीय क्षेत्र में काफी बढ़ोतरी हुई है। जैसा कि हम लोगों ने आगे भी देखा, तो भारत में तृतीय क्षेत्रक में इतना जो बदलाव हो रहा है, या इतना उसमें जो लोग अपना जीविका को खोज रहे हैं, तो इस तृतीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण होने के क्या क्या कारण हैं, आखिर कौन से कारण हैं कि लोग ज्यादा तृतीय क्षेत्रक में जुड़ रहे हैं। तो इन्हीं कुछ कारणों को यहाँ पर लिखना है, और ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसका आंसर यहाँ हम देख सकते हैं, बुनियादी सेवा में वृद्धि। तो भाई जैसे जैसे यहाँ तो तुम देखोगे कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत चीजों की डिमांड भी बढ़ते जा रही है, और सरकार उस पर काम भी कर रही है, हम लोगों को वो चीजें प्रोवाइड भी कराई जा रही है। तो बुनियादी सेवाएं जैसे अस्पताल है, शैक्षिक संस्थान है, डाक तार है, थाना कचहरी, बैंक, ये बुनियादी सेवाओं में भी धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। अब इन बुनियादी सेवाओं में यदि वृद्धि हो रही है तो ज्यादा लोग इसमें क्या कर रहे हैं, अपनी जीविका को खोज रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्षेत्र में आते जा रहे हैं। इस प्रकार से तृतीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। कृषि एवं उद्योगों में वृद्धि, अब देखो जो तृतीय क्षेत्र के लोग हैं वे प्राथमिक और द्वितीय को भी क्या कहते हैं, मदद करते, जैसे तुम्हें पता है। यानी जैसे जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि होगा, तृतीय क्षेत्र में भी वृद्धि होना एकदम लाजमी है। तो ऐसे ही बोल रहा है यहाँ भी कि जैसे जैसे कृषि एवं उद्योग में वृद्धि हो रहा है, वैसे वैसे उनसे जुड़े सेवाओं की मांग यानी डिमांड भी बढ़ती जा रही है, और इस कारण से तृतीय क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, लोग उसमें जुड़ रहे हैं। लोगों की आय में वृद्धि, जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ रही है तो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, और यदि खर्चा करेंगे तो फिर सिनेमा हॉल जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, पर्यटन करेंगे, शॉपिंग मॉल में जाएंगे, निजी विद्यालयों जैसी सेवाओं का उपयोग करेंगे। तो भाई सेवा क्षेत्र में वृद्धि होगी कि नहीं, बिल्कुल वृद्धि होगी। इसी के साथ सूचना एवं संचार में आज देख रहे हो कितना वृद्धि हुआ है, तो इसमें वृद्धि के कारण इनसे जुड़ी नई सेवाओं में भी वृद्धि हुई है, देख रहे हो। तो ये सारे पॉइंट्स तुम लिख सकते हो कि आखिर तृतीय क्षेत्र इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होते जा रहा है, इसमें लोग ज्यादा से ज्यादा क्यों जुड़ रहे हैं, इसमें इतनी वृद्धि क्यों देखी जा रही है।
और भी कुछ यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे शहरीकरण है हमारा, शहरीकरण के कारण भी लोग शहरों में क्या है, शहरों में लोग उद्योग धंधों से जुड़ते हैं, तो उद्योग धंधों से जुड़ते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी सेवा के क्षेत्र है उनमें बढ़ोतरी हो रही है। जैसे सिंपल सा देख लो कि शहरों में अब ऑटो चालकों की वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है, ऑटो की वृद्धि हो मतलब ऑटो ज़्यादा चलेगा शहर में तो वहाँ पर जो ऑटो चालक है वे बढ़ेंगे, वे भी क्या कर रहे हैं, सेवा ही तो प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी पॉइंट्स तुम भी लिख सकते हो और यहाँ जो पॉइंट्स है इसे भी लिखा जा सकता है। तो देखा तुमने ये सारे क्वेश्चन आंसर कितनी इंपॉर्टेंट हैं। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, तो पिछले दशकों में प्राथमिक क्षेत्रक की तुलना में द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रक में काफी विकास हुआ है, परंतु रोजगार के दृष्टिकोण से प्राथमिक क्षेत्रक में ज्यादा लोग लगे हुए हैं, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बताया जा रहा है। क्या हो रहा है भाई, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक में तो विकास बहुत हुआ है, बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन अभी भी ज्यादातर लोगों को देखा जा रहा है कि वो किससे जुड़े हुए हैं, प्राथमिक क्षेत्रक से जुड़े हुए हैं। तो एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रहा हूं, तुम्हें बता दूं द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रक में रोजगार में वृद्धि क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इन क्षेत्रकों में रोजगार का सृजन कम हुआ है, इसलिए इसमें रोजगार कम मिल रहा है। ठीक है, हालांकि जो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र है उसमें विकास बहुत हो रहा है, लेकिन यदि कंपैरेटिव देखें तो इसमें रोजगार का कम सृजन भी हो रहा है। अब आ गया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वीवीआई टॉपिक है, इसको बोलते हैं अल्प बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। एकदम वीवीआई टॉपिक है। ये क्या होता है, सबसे पहले तो बेरोजगारी क्या होता है। बेरोजगारी का मतलब है तुम दिन भर जो भी काम करते हो, यदि उससे पैसा आ रहा है तब उसको हम लोग रोजगार मानते हैं, लेकिन तुम कुछ भी दिन में करते हो और उससे पैसा नहीं आएगा तो फिर तुम बेरोजगार कहे जाओगे। यानी रोजगार का मतलब ही हो गया कि वैसे काम जिससे हमें पैसा मिल रहा है, जिससे हमें कुछ कमाई हो रही है, तो वैसे कामों को हम लोग रोजगार बोलते हैं। लेकिन जो तुम दिन भर काम, तुम बोलोगे कि मैं भी दिन भर काम करता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, कसरत करता हूँ, खाना पीना खाता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ, पढ़ता हूँ, तो क्या तुम्हारे पास रोजगार है, कहा जाएगा कि तुम्हारे पास नौकरी है, तो आंसर है नहीं, तुम रोजगार तुम्हारे पास नहीं है, तुम बेरोजगार हो। रोजगार मतलब क्या हुआ कि जिससे कुछ अर्निंग हो, जिससे कुछ पैसा मिले, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि उसके पास कुछ रोजगार है। समझ में आ रहा है ना, तो बेरोजगारी अब समझ रहे हो। तो देखो बेरोजगारी का मतलब यहाँ क्या कह रहा है कि वैसे व्यक्ति जिसके पास कोई कार्य नहीं है और वे बेकार बैठे, ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी बता रहा है। तो कोई कार्य नहीं है या फिर कुछ कार्य कर भी रहे तो भी बिना पैसे के कार्य कर रहे हैं तो बेगारी हो गया, समझ लो, यानी वो भी बेरोजगारी के ही कैटेगरी में आएगा। मतलब झूठ मूठ का टाइम पास करना है, कुछ पैसा मिल ही नहीं रहा, तो वो बेरोजगारी के कैटेगरी में ही आता है। तो बात है कि अब छिपी हुई बेरोजगारी क्या है। छिपी हुई बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी है जिसमें कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है उसे लग तो रहा है कि वो खूब काम कर रहा है, लेकिन उसे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। मतलब मान लो कि कहीं पर किसी एक काम को करने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति चाहिए और वहां पर 5 व्यक्ति लगे हुए हैं उस काम को करने के लिए। मतलब एक व्यक्ति एक दिन में उस काम को निपटा लेगा, लेकिन बेकार में 5 व्यक्ति उसमें लगे हुए हैं और उसी एक काम को करने में दिन भर लगा दे रहे हैं। तो ये जो अन्य व्यक्ति यहाँ पर हैं, ये कोई रोजगार इनको नहीं, मतलब ये जो काम कर रहे हैं इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे या छिपी हुई बेरोजगारी कहेंगे। नहीं समझ पाए तो अब यहाँ देखो, शायद इससे समझ में आ जाए। या यहाँ परिभाषा तुम्हें एकदम याद रखना है, क्योंकि यही एग्जाम में तुम्हें लिखना होगा। जब किसी एक कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं और सबको लगता है कि अरे मैं तो काम कर रहा हूं, मैं तो बिजी हूं, तो एवं व्यक्ति अपनी क्षमता से कम कार्य कर रहा होता है, उसे अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। मतलब देखने में तो तुम्हें लगेगा कि यार सब बहुत काम कर रहे हैं,
लेकिन वो काम कितना व्यक्ति का था? एक व्यक्ति का था या दो व्यक्ति का था, और 10 जने वहां पर लगे हुए हैं पूरा एकदम। तो इस प्रकार से वे बेरोजगार ही कहलाएंगे। और इस प्रकार की बेरोजगारी को हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी कहते हैं। देखो, समझ में यदि आ गया होगा तो समझने से भी नहीं काम चलेगा, क्योंकि VBI क्वेश्चन इसको लिखना पड़ेगा। जब किसी एक कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं एवं व्यक्ति अपनी क्षमता से कम कार्य कर रहा होता है, 3 पॉइंट लिखना होगा तुम्हें कि कोई एक ही कार्य है जिसमें आवश्यकता से ज्यादा लोग लगे हुए हैं और उस कार्य को करने के लिए कोई भी जो भी वहां व्यक्ति लगा है अपनी क्षमता से बहुत कम कार्य कर रहा है, तो उसे अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जैसे मैं एक स्टोरी बता रहा हूं तुम्हें। मान लो एक बस है तुम्हारा, बस में कितना ड्राइवर चाहिए ये बता दो? एक ही ड्राइवर चाहिए। कितना कंडक्टर चाहिए? एक कंडक्टर चाहिए। और खलासी भी कितना चाहिए? एक। यदि तुम गांव देहात और छोटे शहर से जुड़े होती है तो समझ पा रहे होगे, ड्राइवर, खलासी, कंडक्टर, ये सब समझते हो ना। अब मान लो कि उस बस में 5 ड्राइवर चले, वही वाला बस है, और 5 कंडक्टर और 5 खलासी जाकर के काम करे, तो बताओ कि उसका काम चल पाएगा? नहीं। तो यहां पर यदि ऐसा होता है, होगा तो नहीं, लेकिन यदि ऐसा होता है तो इसे फिर हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है। अब देखो, या तुम इस परिभाषा को भी लिख सकते हो। क्या बोल रहा है कि जब कोई व्यक्ति सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहा होता है पर वास्तव में बेरोजगार है, अर्थात एक ही काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे रहते हैं, तो उसे हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर क्या कहेंगे? अल्प बेरोजगारी कहेंगे। मतलब वो लग रहा है कि काम तो कर रहा है लेकिन वो बेरोजगार ही है। समझ में आ रहा है ये सारी बातें? तो ये है तुम्हारा अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी, तो कृषि के क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी एकदम देखी जा सकती है। तो भारत में कृषि में अल्प बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। मतलब कम लोगों में ही जो कृषि हो सकती थी, जो खेती हो सकती थी, उसमें बहुत ज्यादा व्यक्ति लगे हुए हैं। उनके हटने पर भी उत्पादन पर कोई असर नहीं होने वाला है। तो यहाँ इसका मतलब है कि जो एक्स्ट्रा व्यक्ति वहां पर लगे हैं वे प्रच्छन्न बेरोजगारी उनमें है, या फिर बोलें कि अल्प बेरोजगारी उनमें पाई जाती है। शहरों में सेवा क्षेत्रों में अल्प बेरोजगारी। अब अल्प बेरोजगारी के एक और रूप यहाँ पर हम लोग देखेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दैनिक रोजगार करते हैं और साल के कई दिनों उन्हें काम नहीं मिलता, तो वो भी अल्प बेरोजगार की कैटेगरी में आएंगे। देखो, एक व्यक्ति में क्षमता है कि साल में 365 दिन है, तो मान लो 60 दिन आराम करेगा, 65 दिन आराम करेगा, तब भी 300 दिन तो काम कर सकता है। अब उस 300 दिन में यदि उसे काम ना मिले तो क्या होगा? तब भी वो अल्प बेरोजगार कहा जाएगा। यानी कि लग तो रहा है कि वो काम कर रहा है लेकिन बेचारा बेरोजगारी ही है, मतलब बेरोजगार कहा जाएगा। जैसे मान लो प्लम्बर है, पेंटर है, मिस्त्री है, क्या साल के 300 दिन इन्हें काम मिल रहा है? तो आंसर है नहीं। अब मान लो साल के 100 दिन ये काम करेंगे तो बाकी दिन ये क्या करेंगे? बैठेंगे। और यदि वो बैठ रहे हैं तो उस दिन तो उनमें क्षमता थी कार्य करने की, लेकिन उनको काम ही नहीं मिल पा रहा, तो वो भी अल्प बेरोजगार ही कहे जाएंगे। बहुत लोग पूरा दिन काम करके भी बहुत कम कमाते हैं, जैसे ठेला वाले, तो ये भी अल्प बेरोजगार के ही कैटेगरी में रखे जाते हैं। यानी बेचारे काम तो करें लेकिन बहुत कम कमा पा रहे हैं, जितनी क्षमता है उससे कम कमा पा रहे हैं, उससे कम मिल रहा है। तो ये शहरी क्षेत्रों का अल्प बेरोजगारी है। अतिरिक्त रोजगार के सृजन के कुछ तरीके सुझाएं कि अतिरिक्त रोजगार कैसे हो सकते हैं जो कि लंबी अवधि में हासिल किया जा सके, छोटी अवधि में कारगर हो। तो ये तुम्हें नहीं करना है, ये जो उत्तर है उससे रिलेट करके करना है। तो रोजगार के कुछ ऐसे तरीके सुझाना है जो कि लंबी अवधि में हासिल किया जाए और जो कि छोटी अवधि में हासिल किया जाए। तो लंबी अवधि में हासिल किया जा सके ऐसे क्या क्या चीजें की जा सकती है? तो देखो, कृषि करने से जुड़े क्षेत्रों में सुधार करके
तो ये एक दिन का बात नहीं, इसमें काफ़ी समय लगेगा जिससे कि यहाँ सुधार होगा और लोगों को ज़्यादा यहाँ रोजगार मिलेगा। कृषकों को सस्ती कृषि लोन देकर, अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग एवं सेवा को बढ़ाकर। समझ आ रहा है ये क्या बोल रहा है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के कुछ कारणों को लिखें, कुछ ऐसे कारण मतलब कुछ ऐसे उपाय सुझाएं जिस पर यदि काम किया जाए काफी देर समय तक तो फिर बेरोजगारी कम हो जाए। तो यहां पर वही बोल रहा है कि हमें क्या चाहिए, हम तो नहीं कर सकते, लेकिन सरकार को चाहिए कि उद्योगों में विकास करे। तो उद्योग एक दिन का चीज थोड़े ना, धीरे ही धीरे होगा ना। सेवाओं को बढ़ाए, तो यदि उद्योगों का विकास होगा, सेवा क्षेत्र बढ़ेंगे तो लोगों को ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर तुमको नौकरी उन्हें मिलेगी। अधिक से अधिक विद्यालयों एवं कॉलेजों की स्थापना करके, जितना ज़्यादा संस्थाएं बनेंगी उतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और जितने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो उतना ज़्यादा नौकरियां यानी रोजगार बढ़ेगा। तो ये भी एक दिन का काम नहीं है, इसमें बहुत समय लगेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाकर, स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाया जाएगा, लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा, लोगों को शिक्षित किया जाएगा। तो इन सब में रोजगार सृजित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाना है तो स्वास्थ्य केंद्र खोलना पड़ेगा, स्वास्थ्य केंद्र खोलना पड़ेगा तो उसमें कई लोग को नौकरी मिलेगा। उसमें दवा दुकान खुलेगा तो दवा से रिलेटेड कई लोग को नौकरी मिलेगा। ठीक है। पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि करके भी नौकरी सृजित की जा सकती है। क्षेत्रीय शिल्प उद्योगों का विकास करके भी नौकरी को बढ़ाया जा सकता है, रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वृद्धि करके भी रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स है, इसमें से जो तुम्हें अच्छा लगेगा 3-4 लिख सकते हो एग्जाम में। तुम्हें कुछ और अच्छा लग रहा है तो वो भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही लिखा जाए। वैसे सुधार जो कम अवधि में लागू हो सके, मतलब उसको त्वरित कार्रवाई हो जाए और लोगों को क्या हो, रोजगार मिल सके। तो केंद्र सरकार ने इस पर काम किया और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005 को लागू किया। इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा यानी कि कानून के द्वारा उन कामों पर जोर दिया जाएगा जिससे भूमि से उत्पादन में वृद्धि हो और इस तरीके से वहाँ का कृषि में भी क्या होगा, सुधार होगा। तो कई ऐसे कार्य भी किए जा सकते हैं जो कि त्वरित हो, जिससे कि लोगों को तुरंत नौकरियां मिल सके। अब आ गया हमारा संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं। तो इसमें वे उद्यम या कार्य आते हैं। अब इसका परिभाषा हम लोग देख लेंगे, या बोलेंगे कि संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, उसका आंसर देख लेंगे। देखो यहाँ पर इस नोट से पढ़ने का यही फायदा होता है कि जो भी चीज पॉइंट यहाँ दिखता है उसके बारे में पूरा अच्छा से लिखा होता है, और उस चीज को जाकर एग्जाम में लिखोगे तो तुमको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में, संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, अब तुम ढूंढते फिरोगे कि किसे कहते हैं भाई। तो यदि नोट्स है तुम्हारे पास तो नोट्स से छट से लिख सकते हो। तो इसमें वे उद्यम या कार्य आते हैं, संगठित क्षेत्र में वैसे कार्य आते हैं, वैसे क्रियाकलाप आते हैं जो सरकार द्वारा पंजीकृत होता है तथा सरकारी नियमों एवं विनियमों का पालन करता है। ये सारी बातें हमें लिखनी पड़ेंगी। यदि ये सारी बातें हम लिख देते हैं तो वो जो क्षेत्रक है, मतलब हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, वैसा क्षेत्रक जो कि सरकार के द्वारा पंजीकृत है, या फिर बोलेंगे वैसा कार्य या उद्यम जो कि सरकार के द्वारा पंजीकृत है और सरकारी नियमों का वहां पालन होगा, सरकारी नियम और विनियम का वहां पर क्या होगा, पालन होगा। समझ में आ रहा है। तो संगठित क्षेत्र की प्रमुख बातों को लिखें, क्या क्या ये प्रमुख बात है। तो संगठित क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, वहां पर कार्य कर रहा है, तो देखो क्या क्या बातें उसके लिए है। लोगों को सुनिश्चित काम मिलता है। यदि कोई व्यक्ति संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो उसको एक निश्चित काम मिलेगा। जैसे मान लो कोई शिक्षक है और वो संगठित क्षेत्र से सरकारी विद्यालय से जुड़ा है, तो उसे 9 से 3 विद्यालय जाना है और इसी समय पीरियड में काम करना है।
एकदम उसका जुड़ वहाँ काम क्या है, फिक्स है। रोजगार नियमित होगा, यानी कि साल में जब साल भर उसको स्कूल जाना है और सालों भर स्कूल जाने के लिए उसको जो वेतन है वह मिलेगा। रोजगार सुरक्षा मिलेगा, यानी कि उसको जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता तब तक उसको भगाया नहीं जाएगा। काम का समय निश्चित होगा, यदि 9 से 3 है तो 9 से 3 में ही उसको काम करना है, एक्स्ट्रा काम उसे नहीं करना है। वेतन भी उसका निश्चित होगा, जितना वेतन, यदि 10,000 रुपया वेतन मिल रहा है तो 10,000 ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। सवेतन छुट्टी मिलेगा। अब साल भर में उसको कुछ छुट्टियां दी जाएंगी, जैसे मान लो सीएल दिया जाएगा, तो मान लो उसको 16 सीएल मिल रहा है तो 16 दिन वो छुट्टी पे रह सकता है साल भर में, और उसे वेतन भी उस दिन मिलेगा। तो ये सारी प्रमुख बातें हैं किसके बारे में बताई जा रही है, संगठित क्षेत्र के बारे में। भविष्य निधि की सुविधा दी जाती है, जो सरकारी नौकरी कर रहा है उसको भविष्य निधि, यानी कि मतलब जब वो रिटायर कर जाएगा तो उसके बाद उसे पैसा मिलेगा। तो प्रत्येक महीना कुछ पैसा उसका जमा करवाया जाता है, जिससे कि जब वो रिटायरमेंट उसको मिले तो उसको काफ़ी पैसा मिले, साथ ही साथ उसको फिर पेंशन भी मिले। इस तरीके की भी सुविधा होती है। चिकित्सा भत्ता मिलता है, मकान भत्ता मिलता है, पेंशन मिलता है, ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं। अब चिकित्सा भत्ता क्या हुआ कि बीमारी उससे यदि कुछ हो रहा है तो उसके लिए हर महीने उसको पैसा मिल रहा है, कुछ पैसा, उसको रहने के लिए पैसा मिल रहा है। तो ये सारी सुविधाएं कहाँ पर हैं, ये सरकारी क्षेत्र में जो जुड़े हुए हैं या बोलेंगे संगठित क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनको ये मिल रहा है। अब दूसरी तरफ है असंगठित क्षेत्र। अब असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण, जैसे मान लो कि कोई एक व्यक्ति दुकान में काम कर रहा है, तो यदि वो दुकान में काम कर रहा है तो वह किस चीज से जुड़ा हुआ है, असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ये वे उद्यम या कार्य है जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण के बाहर होता है तथा सरकारी नियमों एवं विनियमों का पालन नहीं करता है। इसको याद रखना है तुम्हें कि असंगठित क्षेत्र किसे कहेंगे, तो ये बात याद रखना है कि जो कार्य या उद्यम सरकारी नियंत्रण में नहीं है और सरकारी नियमों का विनियमों का पालन नहीं करता है, उसे हम लोग असंगठित क्षेत्र कहते हैं। तो अब असंगठित क्षेत्र में जो लगे हुए हैं, जो लोग लगे हुए हैं, उन्हें बहुत सारी फायदाएं नहीं भी मिलती हैं, और उन्हें क्या करना, क्या क्या उनको फिर उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। तो देखो क्या सुविधा है, सुविधा क्या है, बोलेगा कि उसके लिए कोई सुनिश्चित काम नहीं है, मतलब कोई फिक्स काम उसका नहीं है। रोजगार नियमित नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं है कि जिस दुकान में वो काम कर रहा है वो उसको रिटायर मतलब 60 साल तक नौकरी दे। हो सकता है उसको 2 दिन बाद भी वहां से हटा दिया जाए, हो सकता है 1 साल बाद भी उसको हटा दिया जाए, यानी रोजगार वहां नियमित नहीं होता है। तो जो संगठित क्षेत्रक है उसका जस्ट उल्टा क्या है, असंगठित क्षेत्रक है। रोजगार का कोई सुरक्षा नहीं है। जैसे जब संगठित क्षेत्र में हम लोग कार्य करते हैं तो उसमें रोजगार की गारंटी मिल रही है कि तुम्हें कम से कम रिटायरमेंट भर मतलब 60 साल तक तुम्हें यहाँ कार्य करना है, लेकिन यहाँ तो जब मन तब हटा सकता है, कोई सुरक्षा उसको नहीं मिल रहा है। इसी के साथ यदि सरकारी नौकरी में किसी की मृत्यु होती है तो हो सकता है कि उसका जो आश्रित है उसको नौकरी मिल जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है। काम का समय, वेतन, ये सब सुनिश्चित नहीं होता है। वेतन भी सुनिश्चित नहीं है। हो सकता है कि उसका जो मालिक है वेतन को कभी बढ़ा दे, लेकिन कभी उसको ना बढ़ाए या कभी कम भी कर दे। काम का समय भी निश्चित नहीं है। दुकान में मान लो यदि कोई काम कर रहा है तो ऐसा नहीं कि 5 बजे शाम तक ही काम कर रहा है, यदि काम बढ़ गया तो 6 बजे तक शाम तक भी काम करना पड़ेगा, और हो सकता है उसे ज़्यादा वेतन उसके लिए ना भी मिले। छुट्टी में पैसा नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है कि मान लो उसे कुछ 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए तो उसका वेतन भी काट लिया जाता है। बहुत जगह नहीं भी काटा जाता, लेकिन जो लिखा हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। भविष्य निधि का कोई मतलब उसको सुविधा नहीं है, चिकित्सा भत्ता भी नहीं मिलेगा, पेंशन भी नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें जस्ट अपोजिट होती हैं किस चीज़ की, तो संगठित क्षेत्र की। तो यहां से तुम्हारा क्वेश्चन बनता है कि संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक में अंतर को लिखें। तो एकदम साफ साफ यहाँ बहुत सारे अंतर को हम लोग लिख सकते हैं।
अब देखो क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। तो श्रमिकों को बहुत कम वेतन मिलता है, उनका शोषण होता है, वे नियमित नहीं होते हैं, रोजगार संरक्षण का लाभ नहीं मिलता है और भी बहुत सारी उनको परेशानियां होती हैं, इसलिए उन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है। सीधा सा तो ये आंसर है इसका, इसमें भारी भरकम कुछ नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र में जो लोग हैं उसके बारे में बोल रहा है। तो कौन कौन है, जैसे भूमिहीन कृषि है, मतलब कृषि श्रमिक हैं। गांव में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं होती, तो वो क्या क्या करते हैं, दूसरे के खेतों में जाकर के काम करते हैं और कृषि कार्य करते हैं। तो वे कैसे लोग हैं, वे असंगठित क्षेत्र के लोग हैं जो कि ग्राम में काम करते हैं, गांव में काम करते हैं। जो छोटे किसान हैं या जो कारीगर हैं, लुहार, बुनकर, बढ़ई, सुनार, ये भी उसी के अंतर्गत आते हैं। अब शहरी क्षेत्रों में जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं वे कौन से होते हैं, जैसे एक मैंने तुम्हें बताया था कि दुकान में कोई काम कर रहा है आदमी, इसी तो यहां देखो लघु उद्योग का श्रमिक, निर्माण कार्य का श्रमिक, परिवहन का श्रमिक, कबाड़ बेचने वाला, ठेले वाला, बोझा ढोने वाला, ये सब असंगठित क्षेत्र में ही काम करे। अरे भाई, जिनके पास सरकारी जॉब नहीं है तो सीधा समझो कि क्या है, असंगठित क्षेत्र के लोग हैं। स्वामित्व आधारित क्षेत्र, अब स्वामित्व के आधार पर मतलब मालिकाना हक के आधार पर कौन कौन से क्षेत्रक आते हैं। तो पहला है सार्वजनिक क्षेत्रक और दूसरा क्या है, निजी क्षेत्रक। तो सार्वजनिक क्षेत्रक क्या है, इसमें अधिकांश परिसंपत्तियों का स्वामी सरकार होता है, साथ ही साथ सरकार ही सेवाओं को उपलब्ध कराता है, जैसे रेलवे हो गया, डाक हो गया, ये सार्वजनिक क्षेत्रक है। तो सार्वजनिक क्षेत्रक किसे कहते हैं, देखो कितना अच्छा से फिर से लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है, बोलता है कि इसमें अधिकांश जो परिसंपत्ति है उसका मालिक कौन होता है, सरकार होता है। यानी वे क्षेत्रक जिसका मालिक कौन है, सरकार है, जिस पर किसका अधिकार है, सरकार का है, जिस पर किसका स्वामित्व है, सरकार का है, उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि रेलवे हो गया, डाक हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता बल्कि सेवाओं को देना होता है। मतलब यदि सरकार रेलवे और डाक सेवा दे रही है तो कोई जरूरी नहीं कि रेलवे हमेशा लाभ में भी हो, वो घाटे में भी जा सकता है, फिर भी सरकार को उसे चलाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को सुविधा देने के लिए इसका निर्माण हुआ है, बल्कि लोगों को उचित मूल्य पर सेवा को देना ही उसका उद्देश्य है। समझ में आ रहा है। तो ये चीज है तुम्हारा सार्वजनिक क्षेत्रक। दूसरा है निजी क्षेत्रक। तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा कि निजी क्षेत्रक में जो परिसंपत्ति है उसका स्वामी कोई एक व्यक्ति होगा या कोई कंपनी होगा और वही सेवाओं को उपलब्ध कराएगा। अब ये जो सेवाओं को उपलब्ध कराएगा ये महंगा हो सकता है और इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका ये उद्देश्य नहीं है कि ये तुम्हें सस्ती सेवाएं दे, बल्कि इसका उद्देश्य है कि ये क्या करे, अपना फायदा को देखे। यानी कि ये दूसरे की सेवा के लिए नहीं खोल रहा, ये अपना फायदा के लिए इसने ये कंपनी को खोला है। तो निजी क्षेत्रक में जो कंपनी का स्वामी होता है, मालिक होता है, मतलब निजी क्षेत्रक का जो मालिक होता है या जो कंपनी का मालिक होता है वो अपना फायदा देखता है, जनता का फायदा वो नहीं देखेगा। ये बात यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये सब निजी क्षेत्रक की कंपनियां हैं और इनका उद्देश्य सेवाओं को तो देना है लेकिन अपना हानि करके नहीं देना है। इनका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। ये सेवाएं उच्च दाम पर हमें मिलती हैं। जैसे अभी जो रेलवे है, मान लो इसका निजीकरण कर दिया जाए तो फिर जो सेवाएं हम कम दाम में ले रहे हैं वो सेवाओं को लेने के लिए हमें बहुत अधिक दाम देना पड़ेगा।
सरकार किन गतिविधियों पर व्यय करती है? अब जरा ये भी देखते हैं। तो सरकार विभिन्न गतिविधियों पर व्यय करती है, क्वेश्चन बना करके लिखा है तो इसको याद कर लेना है। जैसे सरकार क्या करती है? सड़क, पुल, रेलवे, बिजली निर्माण, पुल निर्माण का काम करती है। कई चीज़ों में सरकारी समर्थन, सब्सिडी देने का काम करती है। किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदने का काम करती है। उसी अनाज को लोगों को राशन दुकान के माध्यम से न्यूनतम दर पर देना सुनिश्चित करती है। स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था करती है। सुरक्षित पेयजल, आवास, भोजन और पोषण पर भी सरकार खर्च करती है। ध्यान से देखोगे तो यदि सरकारें बहुत अच्छे से कार्य करें तो कोई भी निजी कंपनियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि सरकारी विद्यालयों में बहुत अच्छी शिक्षा दी जाए तो फिर तुम्हें प्राइवेट विद्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा। और तुम्हें पता है, तुम सरकारी विद्यालयों की बहुत निंदा करते होगे, लेकिन जो भी टॉप के कॉलेजेस होते हैं वे सारे के सारे सरकारी ही होते हैं। यदि तुम हायर क्लासेस लेना चाहोगे तो तुम कभी भी प्राइवेट में नहीं जाना चाहोगे। ये देखना तुम, कितना आश्चर्यजनक बात है। लोअर एजुकेशन में तुम देखोगे कि तुम सरकारी विद्यालय में पढ़ना नहीं चाहोगे। तुम सोचोगे कि सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ेगा यार, यदि पैसा है तुम्हारे पास तुम निजी विद्यालयों में जाना चाहोगे। लेकिन वही यदि हायर एजुकेशन की बात की जाए तो तुम कभी भी निजी कॉलेजों में नहीं जाना चाहते हो, तुम हमेशा सरकारी कॉलेजों में ही जाना चाहते हो। तुम एम्स में जाना चाहोगे, तुम निफ्ट में जाना चाहोगे, तुम आईआईटी में जाना चाहोगे। तो देखो कितना ज़्यादा यहाँ पर विरोधाभास भी है। यानी कि सरकारी संस्थाएं हमेशा खराब हैं, ऐसा सोचना बिल्कुल भी मत, ठीक है ना। सरकार इन गतिविधियों को क्यों करती है? तो देखा ना हमने, तो सरकार का गठन ही इसलिए होता है क्योंकि वो समाज का, माने व्यक्तियों का, मतलब वहाँ की जनता का सेवा कर सके। इसीलिए तो सरकार का गठन होता है। इसीलिए तो हम चुनाव में अपने अब बात आता है कि सरकार इन गतिविधियों को क्यों करती है। तो भाई सरकार का काम ही है कि वहां की जनता के सुख सुविधाओं का ख्याल रखना। सरकार जितना अच्छा जनता को सुख सुविधा देगी उनका जीवन स्तर उतना ही ऊंचा उठेगा। तुम देखते हो ना कि जब हम चुनाव में हम लोग वोट करने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि आखिर जो पार्टियां हैं वो हमारे लिए क्या कर सकती हैं। जब हम देखते हैं कि ये पार्टी हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम को करेगी, रोजगार के साधन देगी, महंगाई को कम करेगी या सड़कें बनवाएगी, तब जाकर के हम उसको वोट देते हैं। मतलब हमारी इच्छा क्या है कि वो हमारे जीवन स्तर को सुधारे। तो यही बात है कि सरकार इन गतिविधियों को इसलिए करती है कि लोगों के जीवन स्तर को सुधारे, क्योंकि ये जो कार्य हैं वो सरकार ही कर सकती है। यदि सड़क बनाना है, रेलवे को चलाना है, तो कोई प्राइवेट कंपनी इसको इतना आसानी से नहीं कर सकती, बहुत पैसा लगता है इसमें। तो इसलिए ये सरकार का ही दायित्व है कि इन सुविधाओं को वो दे। बहुत सारी ऐसे सेवाएं हैं जिस पर काफी व्यय होता है। यदि इसे निजी क्षेत्र करता है तो लोगों से बहुत ज्यादा पैसा वसूलेगा। यदि मान लो कि सड़क बन रहा है तो सड़क में कितना पैसा लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। अब मान लो कोई निजी क्षेत्र का लोग इसको बनाता है तो फिर क्या करेगा, उससे टोल वसूलेगा और एकदम मोटी रकम वसूलेगा जिसको जनता को भरना पड़ेगा। तो क्या तुम ऐसा चाहोगे? नहीं, ऐसा तुम नहीं चाहोगे। इसी कारण सरकार इन सेवाओं पर व्यय करती है जिससे कि उचित मूल्य पर जनता को सेवा मिल सके। अब सरकार गेहूं और चावल क्यों खरीदती है और फिर वापस से लोगों को राशन के दुकान में क्यों सस्ते दरों पर देती है? तो सरकार यह चाहती कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, तो इस कारण से सरकार ये करती है। सरकारी विद्यालयों को क्यों खोला जा रहा है, क्यों वहां पर मुफ्त शिक्षा दी जा रही है? क्योंकि सरकार चाहती है कि लोग शिक्षित हों। तो भाई सरकार चुना ही इसलिए जाता है कि ये सारे काम कर सके। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है। हमारे देश का जो सुरक्षा हो रहा है वह किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है।
निर्धनता समाप्त करना एवं खाद्य सुरक्षा भी सरकार की जिम्मेदारी। देखो यही खाद्य सुरक्षा की बात मैं कर रहा था। उद्योगों का विकास एवं कृषि का विकास के लिए सरकार समर्थन देना पड़ता है। तो देखा तुमने, ये सारे काम यदि सरकार करना बंद कर दे तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा जनता के लिए। और इन्हीं मुद्दों पर हम हर एक 5 वर्ष में अपने सरकार को चुनते हैं। तो ये सारी बातें थी, ये तुमने बहुत सारी नई बातें सीखी होंगी। तो अब मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर तुम कर पाओगे। तो बच्चों, कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताना, और एक लाइक तो जरूर दबा देना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। जब वीडियोस देख रहे हो हमारे चैनल से, पसंद भी आ रहा है तो सब्सक्राइब करके ही पढ़ो। कोई तुम्हें नुकसान नहीं है सब्सक्राइब करने से, सब्सक्राइब करके ही पढ़ो। धन्यवाद।